हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इस लेक्चर में हम केमिकल इक्विलिब्रियम समझेंगे। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से करा है। और फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जब फिजिकल स्टेट चेंज होती है स्पीशीज की, उस टाइम पर जो इक्विलिब्रियम अटेन होता है दैट इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब उसी तरह से केमिकल रिएक्शंस जब होती है या केमिकल प्रोसेसेस जब होते हैं, उस टाइम पे जब इक्विलिब्रियम स्टेज आती है उसे कहते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर अब हम ये इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट लगाएंगे रिएक्शंस में। सो रिएक्शंस आल्सो अटेन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम और उन्हें कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर भी जो ये इक्विलिब्रियम है दैट इज डायनेमिक इन नेचर, जैसे कि पीछे करा था फिजिकल प्रोसेसेस में। अब यहाँ पर एक बात आपको समझनी ज़रूरी है कि जो ये इक्विलिब्रियम है ये अटेन कहाँ होता है, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। ऑब्वियसली जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी, जो वन स्टेप की हुई होगी, जैसे कोई फॉरवर्ड ही जा रही है रिएक्शन, बैकवर्ड नहीं आ रही है, जो कि इरिवर्सिबल रिएक्शन है, उसके लिए आप इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर सकते हैं। तो कंडीशन क्या होती है इक्विलिब्रियम की, कि रिवर्सिबल रिएक्शन या रिवर्सिबल प्रोसेस होना ज़रूरी है, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दोनों साइड से क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हम एक बेसिक सी रिएक्शन लेते हैं। तो एक हम जनरल रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें ए एंड बी आपके पास रिएक्टेंट्स है, सी प्लस डी आपके पास कोई प्रोडक्ट्स पड़े हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो अभी इक्विलिब्रियम लगाया है, लेकिन पहले स्टार्टिंग में क्या होगा, एट वेरी स्टार्ट आपने ए एंड बी लिया था। ठीक है, तो स्टार्टिंग में सिर्फ आपके पास रिएक्टेंट्स है, क्योंकि उस टाइम पे रिएक्शन नहीं हो रही है ना, तो एट स्टार्ट आपके पास रिएक्टेंट ए एंड बी की कुछ कॉन्सेंट्रेशन जितनी आपने ली है उतने प्रेजेंट है। एंड विद टाइम क्या होगा, ए और बी आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनते हैं। तो ए एंड बी आपस में रिएक्ट करके सी एंड डी प्रोडक्ट बनाने शुरू कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा स्टार्टिंग में, वेरी स्टार्ट में तो इसका जो प्रोडक्ट है, देखो हम करते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, हम देखते हैं क्या क्या हो रहा है। वेरी स्टार्ट में क्या है, रिएक्टेंट की कुछ कंसंट्रेशन हमारे पास है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट है वो क्या है, बिल्कुल ही जीरो है, यहाँ पर कुछ कंसंट्रेशन आपके पास है। फिर आफ्टर सम टाइम क्या होता है, रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो कम होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज ये कंज्यूम हो रहे हैं ना, आपस में रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है, मतलब यहाँ से इनकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। और बाय द टाइम प्रोडक्ट बनने स्टार्ट हो जाएगी, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, क्योंकि रिएक्शन पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ए एंड बी रिएक्ट करके सी एंड डी प्रोडक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, यहाँ पर प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। लेकिन ऐसा करते करते एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब रेट ऑफ फॉरवर्ड reaction becomes equal to rate of backward reaction। तो फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सी आपके पास, ये आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये आपकी बैकवर्ड रिएक्शन है। तो कैसे चल रहा था काम, पहले आपके रिएक्टेंट्स ही है आपके पास, प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है, तो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो बाय द टाइम रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। लेकिन एक ऐसी स्टेज रीच हो जाएगी जब ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगी। अब ये रेट क्या होता है, मैंने आपको बताया है, रेट होता है स्पीड ऑफ द रिएक्शन, जितनी स्पीड से रिएक्शन हो रही है। तो आगे जाने की स्पीड और पीछे आने की स्पीड दोनों इक्वल हो जाएगी एक स्टेज पे, और वो स्टेज क्या होगी, इक्विलिब्रियम स्टेज। सो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो रिपीट करेंगे कि एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब यहाँ पर जब ये कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही थी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इक्विलिब्रियम पे हो जाएगी। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी जब दोनों की ही जो रेट है वो क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, और दोनों की जो ये कॉन्सेंट्रेशन है, कुछ कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, एक चीज की एट इक्विलिब्रियम
एट इक्विलिब्रियम, जब केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन होता है उस टाइम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। और साथ ही साथ जब इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम, जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है अपनी अपनी, वो क्या हो जाएगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? कांस्टेंट का मतलब है उनकी फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो जिस कॉन्सेंट्रेशन पे इनकी रिएक्टेंट्स की ए की अपनी कोई कॉन्सेंट्रेशन होगी, बी की अपनी कोई कॉन्सेंट्रेशन होगी इक्विलिब्रियम पे, और सी की अपनी होगी, डी किसी एक कॉन्सेंट्रेशन पे होगा जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा। जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा ना, तो इनकी अपनी अपनी जो इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशंस है वो कांस्टेंट हो जाएगी, वो बदलेगी नहीं। कांस्टेंट होने का क्या मतलब होता है कि वैल्यू ना ही इंक्रीज करेगी ना ही डिक्रीज करेगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम पे, ये तो आपको समझ आ गया होगा रेट वाला। अब दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो ज़्यादातर बच्चे ध्यान नहीं रखते, बस उनको यही होता है कि रेट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का इक्वल है। लेकिन ये चीज़ भी आप ध्यान रखोगे, जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है, एट इक्विलिब्रियम ईच प्रोडक्ट एंड ईच रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट हो जाती है बिल्कुल भी। ठीक है, मतलब जो ये पूरा आपका मिक्सचर है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर का क्या मतलब है, जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स को कलेक्टिवली हम उसका मिक्सचर कहते हैं, इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम पे जो ये इक्विलिब्रियम जो मिक्सचर की कॉम्पोजिशन है वो कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो दो तरह से इस चीज को आप लिख सकते हो कि इक्विलिब्रियम जब अटेन होता है तो हर एक रिएक्टेंट और हर एक प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, मतलब ना ही वो वैल्यू अब डिक्रीज होगी ना इंक्रीज होगी, एक फिक्स वैल्यू पे वो कॉन्सेंट्रेशन रहती है सभी की। ठीक है, और दूसरी बात आप ये लिख सकते हो, और करके इसी चीज को आप दूसरे वे में लिख सकते हो, जो मिक्सचर है, मिक्सचर का मतलब दोनों रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को हम कलेक्टिवली मिक्सचर कह लेते हैं, इक्विलिब्रियम मिक्सचर। मिक्सचर में जो कॉम्पोजिशन है, मिक्सचर की जो कॉम्पोजिशन है वो क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट मतलब सेम रहेगी। ठीक है, वो फिक्स रहेगी। तो एक ही बात हुई, चाहे इस तरह से बोलो चाहे इस तरह से, लेकिन पेपर में घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, तो मैंने ये भी लिखा दिया कि जो इक्विलिब्रियम में जो आपका मिक्सचर होगा, मिक्सचर का क्या मतलब है, जिसमें रिएक्टेंट्स भी है प्रोडक्ट्स भी है, वो जो कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है यहाँ पर कि कितना ए है उसमें, कितना बी है, कितना सी है, कितना डी है, वो फिक्स होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये खास बात थी हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम की। अब हम ये दोनों ग्राफ्स को प्लॉट करना सीखेंगे, बिकॉज ये आपके एनसीईआरटी में है तो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, एंड डेफिनेटली हम कवर करेंगे इसे। अब देखो, रेट वर्सेस टाइम को पहले हम प्लॉट करना सीखेंगे, जिसमें हम रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस को प्लॉट करेंगे। पहले आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, रिएक्टेंट्स है, तो पहले रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट जाएंगे, उस टाइम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा। एंड बाय द टाइम क्या होगा, जैसे आपके रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो जाएंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होने लगेगा। ठीक है, और उसी के साथ जब ये कम होने लगेगा, ये ज़्यादा होने लगेगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट बन चुके होंगे यहाँ पर और वो आपस में रिएक्ट करके वापस रिएक्टेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो कैसे प्लॉट करना है, पहले आपका है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो कि कोई अच्छी वैल्यू पे ऊपर था, रेट अच्छा था उसका फॉरवर्ड रिएक्शन का, तो उससे वो नीचे डाउन करके डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा इस तरह से। फिर हम देखेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जो कि जीरो से हम स्टार्ट करेंगे, बिकॉज इनिशियली प्रोडक्ट आपके पास नहीं है तो उसका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कुछ भी नहीं है। जैसे ही प्रोडक्ट बनने स्टार्ट हो जाएंगे वैसे ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, इंक्रीज करके एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब ये दोनों ही रेट्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ग्राफ में इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, किस टाइम पे इक्विलिब्रियम अटेन होगा, तो आप कहोगे जिस पॉइंट पर ये दोनों रेट्स इक्वल हो गए हैं, जिस टाइम पर ये दोनों रेट्स, रेट ऑफ फॉरवर्ड, इस पर क्या हो रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। कहाँ हो रहा है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो दोनों के लिए रेट की एक ही वैल्यू है। तो ये किसके लिए हमने करा, ये करा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और ये है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है। क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है।
और जिस टाइम पर इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है उसे हम टी इक्विलिब्रियम कह सकते हैं कि इस टाइम पर, इतने टाइम में इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है। तो ये तो इजी था, ठीक है। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम आप कैसे करोगे। पहले कॉन्सेंट्रेशन देखो, पहले रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कुछ अच्छी वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। तो ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे और उस टाइम पर जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो हो गए, प्रोडक्ट नहीं बने होंगे। तो इसका कैसे करोगे आप, पहले आपके पास रिएक्टेंट्स होंगे, सम वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन होगी रिएक्टेंट्स की, और बाय द टाइम क्या होगा, जैसे आपस में रिएक्शन होगी इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे ऐसे करके डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिर हम देखेंगे प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट पहले हम जीरो से स्टार्ट करेंगे बिकॉज इनिशियली प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन जीरो है, प्रोडक्ट है ही नहीं हमारे पास। फिर विद टाइम क्या होगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती चली जाएगी और एक स्टेज ऐसी आएगी जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं इसमें बताओ कि इक्विलिब्रियम स्टेज कौन सी है, तो आप कहोगे कि इसमें इक्विलिब्रियम स्टेज ये है। कई बच्चे क्या करते हैं, ये कहते हैं कि मैम इक्विलिब्रियम स्टेज ये है बिकॉज इसमें दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो मैंने तो कभी आपको नहीं कहा कि इक्विलिब्रियम पे सेम आनी चाहिए। देखो सेम और कांस्टेंट में बहुत फर्क होता है। सेम का मतलब है कि दोनों ही सेम वैल्यूज पे है, और कांस्टेंट का मतलब है कि फिक्स वैल्यू है, जो भी वैल्यू है बेशक वो डिफरेंट हो, सेम भी हो सकती है या डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन वो वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए फिर। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर तो वैल्यूज थोड़ा और आगे टाइम जाने पे ये वैल्यूज तो चेंज हो रही है, ये इंक्रीज कर रही है, ये डिक्रीज कर रही है, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। इक्विलिब्रियम पॉइंट ये होता है जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए तो रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहनी चाहिए, और उस पॉइंट पे भी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहनी चाहिए, और साथ ही में उसके बाद भी थ्रू द टाइम वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। लेकिन थ्रू द टाइम ये कांस्टेंट यहाँ पर नहीं रह रही है, इसके बाद आप देखोगे इंक्रीज हो रहा है एंड डिक्रीज हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा हम कहेंगे, यहाँ पर आगे जाकर इधर हम देख सकते हैं, इधर जाकर ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो इसका मतलब ये पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट का है। और यहाँ पर जिस टाइम पे इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है उसे हम कहेंगे टी इक्विलिब्रियम। ये आपने करा है प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। प्रोडक्ट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है इंक्रीज हो रही है, और ये किसके लिए है, रेड वाला, रिएक्टेंट्स के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कब अटेन हुआ है, जैसे हमने डेफिनेशंस में कहा है कि इक्विलिब्रियम में पहली बात रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड इक्वल हो जाते हैं, और दूसरी बात जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट मतलब ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। तो देखना कंफ्यूज मत होना, कांस्टेंट कहा है, सेम नहीं कहा है। सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो डिपेंड करती है कैसी रिएक्शन है। तो देखो अभी तक समझ आ चुका है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस जो होती है उसी में ही इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है। इररिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी हमारा इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो सकता है। अब इसी की ही जो दो एग्जाम्पल है जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, फर्स्ट है हेबर्स प्रोसेस, नेक्स्ट है HI का फॉर्मेशन। ओके, तो हेबर्स प्रोसेस पहले देखेंगे। हेबर्स प्रोसेस क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। अमोनिया की सिंथेसिस को हम कहते हैं हेबर्स प्रोसेस। कैसे होगी सिंथेसिस, नाइट्रोजन, गैशियस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन गैस से फॉर्मेशन होती है NH3 जिसे हम कहते हैं अमोनिया, गैशियस फॉर्म में ही होती है। अब इसे बैलेंस कर देंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन देखो, यहाँ पर हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड केमिकल आपके पास इक्वेशन है और ये इक्विलिब्रियम यहाँ पर मेंटेन होता है। अब क्या था, हेबर्स प्रोसेस में जो हेबर थे उन्होंने देखा, उन्होंने पहले नॉन वैल्यूज ली इसकी, ठीक है। उनके पास पता था नाइट्रोजन का कितना कॉन्सेंट्रेशन है और हाइड्रोजन का कितना है। उस टाइम पे प्रोडक्ट नहीं बना था, फिर उन्होंने रिएक्शन करवाई एंड बीच बीच में इंटरवल में उन्होंने सभी की कॉन्सेंट्रेशन नोट करी, और उन्होंने पहले देखा, पहले इसकी कॉन्सेंट्रेशंस डिक्रीज होने लगी और NH3 का फॉर्मेशन होने लगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगी। फिर उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी, एक टाइम ऐसा आया जब इनकी जो कॉन्सेंट्रेशंस थी वो क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। अब वो कॉन्सेंट्रेशंस ना बढ़ रही है टाइम के साथ, ना डिक्रीज हो रही है। तो उन्होंने इसमें नोटिस किया कि ये जो पॉइंट है जिसमें इनकी कॉन्सेंट्रेशंस कांस्टेंट रह रही है, ना ही विद टाइम वो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, उसी पॉइंट को इन्होंने कहा कि इस प्रोसेस में भी इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। कब अटेन हुआ, जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट आ गई, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे
कि एट इक्विलिब्रियम उन्होंने देखा कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड ईच प्रोडक्ट तो एक ही है यहाँ पर, बिकम्स कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो उस पॉइंट को, स्टेज को हम कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम स्टेज है जहां पर इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाए। अब यही एनसीईआरटी में एक ग्राफ आपके पास है जो आपको करना है। अब यहाँ पर क्या बताते हैं विद टाइम, देखो पहले क्या है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आपके पास है, बिकॉज ये दोनों रिएक्टेंट्स है। अब यहाँ पर आप देखोगे नाइट्रोजन का 1 मोल है और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 3 है, मतलब हाइड्रोजन का अमाउंट आपके पास ज़्यादा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, ज़्यादा अमाउंट में होगा। ओके, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन का जो ग्राफ है, जो हाइड्रोजन का लाइन है वो हम थोड़ा ऊपर से लेंगे, ठीक है, उसका ग्राफ हम थोड़े ऊपर से बनाएंगे बिकॉज ये ज़्यादा है। फिर हम नाइट्रोजन लेंगे और एंड में हम NH3 लेंगे बिकॉज ये प्रोडक्ट है। ये तो जब स्टार्ट हो रही है रिएक्शन तब तो NH3 नहीं बना होगा, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो पहले हमने 0 ही कंसीडर करी है, इसीलिए NH3 का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है। अब H2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है विद टाइम वो डिक्रीज होगा, वैसे ही सेम N2 का भी डिक्रीज होगा क्योंकि दोनों N2 प्लस H2 रिएक्ट करेंगे और NH3 में फॉर्म हो रहे होंगे, ठीक है। तो विद टाइम क्या होगा, ये डिक्रीज होने लगेगा और ये भी डिक्रीज होने लगेगा। जब ये डिक्रीज होने लगेंगे साथ ही साथ NH3 बन रहे होंगे, तो NH3 की कॉन्सेंट्रेशन, जो ये रेड वाला ग्राफ है, ये इंक्रीज होने लगेगा। फिर हेबर ने ये देखा कि जैसे ही एक टाइम आता है, एक स्टेज ऐसी आती है जब इन तीनों की जो कॉन्सेंट्रेशंस है वो कांस्टेंट हो जाती है। अब इस ग्राफ में जो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहां पर इनकी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो रही है, कांस्टेंट का मतलब चेंज नहीं हो रही है, उसको कहेंगे हम इक्विलिब्रियम स्टेज। तो ये क्या है, ये जो लाइन ड्रॉ करी है यहाँ पर इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, अटेन्ड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ग्राफ देख के यहाँ पर इक्विलिब्रियम, इस टाइम पे इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है क्योंकि हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उसके बाद कांस्टेंट हो रही है, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको समझ आ गया कि कैसे है। और हाँ, एक और चीज़ है जो खास बात इसकी है इक्विलिब्रियम की, वो ये रहती है कि जो इक्विलिब्रियम है ना, आप वो किसी भी साइड से अचीव कर सकते हो। अभी तो हम फॉरवर्ड रिएक्शन करते हैं ना कि पहले हमने स्टार्टिंग में नाइट्रोजन लिया, हाइड्रोजन लिया, उस टाइम प्रोडक्ट नहीं था, हाइड्रोजन नाइट्रोजन आपस में रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया और फिर प्रोडक्ट्स बने और प्रोडक्ट्स बनते गए। एक टाइम ऐसे आया जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, ठीक है। फॉरवर्ड साइड से भी आप, रिएक्टेंट की साइड से भी आप इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हो एंड प्लस आप प्रोडक्ट की साइड से भी इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हो। कैसे? ऑल्सो रिवर्स करके भी आप प्रोडक्ट की साइड से भी इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हो। किस तरह से? 2NH3, पहले आप क्या करोगे, NH3 लोगे अमोनिया और उसका डीकम्पोजिशन करोगे, ठीक है, उसको डीकम्पोज करोगे इनटू नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसमें इसका आप डीकम्पोजिशन करोगे तो यहाँ से भी क्या होगा कि पहले आपके पास जो रिएक्टेंट्स होंगे वो बिल्कुल भी नहीं होगी, उनकी कॉन्सेंट्रेशन 0 होगी और आपके पास NH3 की कॉन्सेंट्रेशन होगी। फिर क्या होगा, विद टाइम इसका डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, ये नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन देना स्टार्ट कर देगा और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी और N2H2 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने लगेगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब कोई भी कॉन्सेंट्रेशन ना बढ़ेगी ना डिक्रीज होगी, जितनी सबकी कॉन्सेंट्रेशन है उस स्टेज में वो फिक्स रहेगी, मतलब कॉन्सेंट्रेशंस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कांस्टेंट हो जाएगी और इक्विलिब्रियम इस स्टेज पे अटेन हो गया होगा, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं कि जो आपका इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, वो किसी भी साइड से आप अटेन कर सकते हो, चाहे आप रिएक्टेंट की साइड से जाओ, चाहे आप प्रोडक्ट्स की साइड से रिएक्शन कैरी करवाओ। स्टार्टिंग में आपको दोनों साइड से ही इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। अब इसी चीज़ को हम प्रूव करेंगे कि जो ये केमिकल इक्विलिब्रियम होता है ये डायनेमिक इन नेचर होता है, उसे हम हैबर्स प्रोसेस की हेल्प से प्रूव करते हैं। अब ये जो चीज़ है, ये जो डिस्कशन है, ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, इसीलिए हम यहाँ पर भी कवर कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, हैबर्स प्रोसेस तो आपको पता है NH3 का फॉर्मेशन इस तरह से होता है। अब इसी हैबर्स प्रोसेस को आपको करना है जिसमें आपको सब्सटीट्यूट करना है हाइड्रोजन को विद ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम क्या होता है? हाइड्रोजन का ही आइसोटोप
आइसोटोप होता है जिसमें मास नंबर डिफरेंट होते हैं, इनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। तो H2 की जगह अब आप क्या करोगे, D2 लोगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक साइड आपको रिएक्शन करनी है हैबर्स प्रोसेस विद हाइड्रोजन, और दूसरी साइड में आपको हाइड्रोजन की जगह ड्यूटीरियम लेना है, मतलब D2 लेना है। ओके, ये क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम है विद NH3। अब यहाँ पर NH3 की जगह जब आप ड्यूटीरियम ले रहे हो D2, तो यहाँ पर आपको NH3 की जगह ND3 मिलेगा। ठीक है, तो चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटीरियम है। अब ये दोनों आपको जो रिएक्शंस आप करवा रहे हो सेम कंडीशन देनी है, जैसे हेबर प्रोसेस में होती है वैसे ही आपने ड्यूटीरियम वाले केस में भी सेम कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर की सेम रखनी है, एंड जो आपके अमाउंट है रिएक्टेंट्स के वो भी आपने बिल्कुल सेम रखने हैं। तो इसका मोटिव क्या है ये चीज़ करने का, जब आपने ये अलग अलग रिएक्शंस कराई उसके बाद आपने इनको मिक्स कर दिया। ठीक है, एक कंटेनर में दोनों को आपने यहाँ पर मिक्स कर दिया, और मिक्स करके आपने थोड़े टाइम तक छोड़ दिया। उसके बाद आपने नोटिस किया, हमने इस रिएक्शन मिक्सचर को यहाँ पर एनालाइज करा, तो हमने देखा कि यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन भी मिला, ड्यूटीरियम भी मिला, और हाइड्रोजन का जो कॉम्बिनेशन है कि यहाँ पर आपको HD भी मिला, एक हाइड्रोजन एक ड्यूटीरियम भी मिला, और D2 भी मिल गया, और साथ में आपके पास यहाँ पर N2 तो था ही, ठीक है, नाइट्रोजन तो था ही, दोनों में कॉमन है वो तो मिलेगा ही, साथ में NH3 के साथ इसकी तरह की अनदर फॉर्म्स NH2D, और इसी में ही यहाँ पर लिख लेती हूँ NHD2 और ND3, इस तरह के आपके पास ये इसकी फॉर्म्स मिली। मतलब जो आपका NH3 है उसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस मिले, या तो जो तीनों हाइड्रोजन्स है वो ड्यूटीरियम से रिप्लेस हो गए, या फिर आपके पास ये मिला कि एक आपके पास हाइड्रोजन ड्यूटीरियम से रिप्लेस हुआ, या इस तरह से मिला कि दोनों हाइड्रोजन ड्यूटीरियम से रिप्लेस हो गए। उसी तरह से जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में भी कैसे मिले, H2 मिला, फिर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके HD मिला, या फिर D2 मिला। तो यहाँ पर देखने वाली क्या बात है, ये सब चीज़ें हम डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, जब हमने दोनों अलग अलग तरह से ये जो रिएक्शन है एक हाइड्रोजन के साथ है एक ड्यूटीरियम के साथ है, और दोनों में ही इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है। ठीक है, दोनों ही इक्विलिब्रियम पे है। अब इन दोनों को जब हमने मिक्स किया, एक कॉमन कंटेनर में दोनों को मिक्स कर दिया, कुछ टाइम बाद हमने ये देखा कि यहाँ पर जो आपका NH3 अमोनिया है ना, या H2 कह लो या फिर N2 भी कह सकते हो, इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो सेम आई एज बिफोर। जो कॉन्सेंट्रेशन NH3 की यहाँ थी, हाइड्रोजन की यहाँ थी, वही कॉन्सेंट्रेशन यहाँ और यहाँ आपको देखने को मिली। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है, और साथ में इनकी जो प्रेजेंस है, इनकी जो ड्यूटीरेटेड यहाँ पर जो अदर फॉर्म्स है उनकी जो यहाँ पर प्रेजेंस है, जैसे NH3 की अनदर ड्यूटीरेटेड फॉर्म्स है, उससे ये पता चला है कि यहाँ पर रिएक्शन हुई है। अगर यहाँ पर ड्यूटीरियम वाले ये सब फॉर्म्स नहीं होती तो इसका मतलब होता कि रिएक्शन स्टॉप हो जानी थी। अगर रिएक्शन स्टॉप हो जाती, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, उस टाइम पे अगर रिएक्शन स्टॉप हो जाती तो ये ड्यूटीरियम एंड हाइड्रोजन का इस तरह से आपस में एक्सचेंज नहीं होता, और हमें ये सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स देखने को नहीं मिलते। लेकिन हमें इस तरह के प्रोडक्ट्स देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं इस रिएक्शन मिक्सचर में। इसका मतलब एट इक्विलिब्रियम जो आपका रिएक्शन है वो स्टॉप नहीं हुआ है, रिएक्शन हो रहा है, लेकिन वो इक्वल रेट से हो रहा है, और जिस वजह से ये रिएक्शन में आपको ये वाले फॉर्म्स देखने को मिले हैं। क्योंकि ये दोनों जब यहाँ पर गए तो इन्होंने आपस में भी रिएक्शन करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है, जिसकी वजह से ये ड्यूटीरेटेड प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जिससे ये प्रूव हुआ कि जो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम है ना वो डायनामिक इन नेचर है। डायनामिक का क्या मतलब है कि रिएक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन। यहाँ पर बेशक इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, वो कैसे पता चला, क्योंकि जो NH3 और हाइड्रोजन है उनकी सेम कॉन्सेंट्रेशन आई जैसे कि पहले थी। अब यहाँ पर दो ऑब्जर्वेशन है, पहले तो नाइट्रोजन
NH3 और हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन वैसी ही है जैसे पहले थी। और दूसरी बात, जो ये ड्यूटेरेटेड प्रोडक्ट्स यहाँ पर आएंगे, जो एडिशनल फॉर्म्स ऑफ NH3 आ रही है या हाइड्रोजन के साथ ड्यूटेरियम रिएक्शन दे रहा है, इसका मतलब रिएक्शन स्टॉप नहीं हुई है। जब इन दोनों को आपने मिक्स किया है तो इनमें भी आपस में रिएक्शन होके इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है। ठीक है, तो इससे समझ आता है जब इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाती है तो आपका जो रिएक्शन होती है वो स्टिल नहीं होती, रिएक्शन स्टॉप नहीं होती, बल्कि रिएक्शन चलती है। तो इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, क्योंकि रिएक्शन हो रही है लेकिन रिएक्शन इक्वल रेट से हो रही है। वो ये एग्जाम्पल है ना, जो टैप का एग्जाम्पल दिया था मैंने, नीचे भी आपने आउटलेट लगाया है, ऊपर आपने इनलेट लगाया है। अगर आप रेट दोनों का सेम रखते हो तो आपको लगेगा जैसे कि पानी ठहरा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, पानी बह रहा है, दोनों साइड से आ रहा है और जा रहा है, लेकिन रेट आपके दोनों के वहाँ पर इक्वल है। तो वो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपकी NCERT में था। नेक्स्ट करते हैं हम HI का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैशियस प्लस आयोडीन गैशियस गिव्स टू, यहाँ पर इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, 2HI का फॉर्मेशन। ठीक है, और दिस इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम रिवर्स साइड ऑल्सो। रिवर्स साइड से भी आप अटेन कर सकते हो, ये सेम है। ये तो आपको पता ही होगा कि पहले रिएक्टेंट होगे, वो रिएक्ट करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट बनेंगे और बीच में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। ये चीज़ आप ऐसे भी कर सकते हो कि स्टार्टिंग में ही आप HI से चले, HI आपने लिया गैशियस और उसका डिकम्पोजिशन हुआ इनटू H2 गैशियस एंड I2 गैशियस। ठीक है, इसमें डिकम्पोजिशन हुआ तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है और H2I2 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जब इनका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाएगा, और जिसकी वजह से इनकी सबकी जो कॉन्सेंट्रेशंस है वो इक्वल हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा। अब देखो, अब चाहे आप इक्विलिब्रियम आगे से अटेन करो, चाहे आप पीछे से प्रोडक्ट साइड से अटेन करो, एट इक्विलिब्रियम दोनों साइड में क्या होगा, जो आपका इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर की जो कॉम्पोजिशन है वो सेम रहेगी। ठीक है, वो सेम रहेगी, मतलब जो इसके कॉम्पोजिशन है, मतलब जो इक्विलिब्रियम में जो आपके पास हाइड्रोजन है, आयोडीन है, HI है, उनके जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम रहेगी, उनका जो कॉम्पोजिशन भी है जिससे बना है मिक्सचर वो भी सेम रहेगी। अब इसका ग्राफ भी देख लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन से देखेंगे। पहले क्या हो रहा है, H2I2 रिएक्टेंट्स आपके पास है, इनकी कुछ एक आपके पास कॉन्सेंट्रेशन होगी, रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो विद टाइम ये क्या होगा, रिएक्ट होगा, प्रोडक्ट देगा और साथ ही में अपनी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने लगेगी। साथ ही साथ HI जो आपका प्रोडक्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 से इंक्रीज होने लगेगी, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये इंक्रीज होके एक ऐसी स्टेज आएगी जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन, HI की कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको फ्लैट ये लाइंस दिखाई दे रही है, कर्व यहाँ पर आपको फ्लैट दिखाई दे रहा है, कांस्टेंट यहाँ पर आपके पास यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आ रही है। और साथ ही में ये तो इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया हमने रिएक्टेंट की साइड से, यही इक्विलिब्रियम आप प्रोडक्ट की साइड से भी अटेन कर सकते हो। कैसे, ये वाली रिएक्शन कंसीडर करो जरा, रिवर्स रिएक्शन 2HI। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, इनिशियली आपके पास अगर हम बैक साइड से देखते हैं प्रोडक्ट साइड से, तो कुछ अमाउंट ऑफ आपके पास प्रोडक्ट है, उस टाइम पे आपके पास ये चीज़ नहीं है, H2 एंड I2 आपके पास नहीं है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन 0 है। जैसे ही HI का डिकम्पोजिशन होगा, जैसे ही ये डिकम्पोज होगी इनटू हाइड्रोजन एंड आयोडीन, वैसे ही क्या हो जाएगा, ये जो कर्व है आपका वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और HI डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और ये फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। और वैसे ही एक स्टेज रीच होगी जब दोनों की ही जो कॉन्सेंट्रेशंस है वो इक्वल आ जाएगी। तो सेम जो इक्विलिब्रियम स्टेज है जो हमने आगे से अचीव करा था, वही चीज़ हम बैकवर्ड साइड से भी अचीव कर सकते हैं। तो ये प्रूफ हो गया इससे कि जो आपका इक्विलिब्रियम है दैट कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर साइड। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा, ज़रा देखो, इक्विलिब्रियम वहाँ पर आएगा जहाँ पर आपकी ये
जहाँ पर आपकी ये जो कर्व है वो फ्लैट है, तो ये हो जाएगा टी इक्विलिब्रियम, यहाँ पर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल थे, इंपॉर्टेंट थे। तो अब कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के, जो अभी तक हमने समझे हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट वेरी बेसिक, अभी तक आपको समझ आ गया होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ROF इज इक्वल टू ROB, ठीक है। rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. Second is at equilibrium concentration of each reactant and product becomes constant, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो हर एक रिएक्टेंट एंड हर एक प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि सेम होना है, सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स होना, ना बढ़ेगी ना कम होगी। थर्ड इज केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम आइदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन से आप इससे अटेन कर सकते हो। जैसे हमने अटेन करा इन केस ऑफ HI, हम इसे H2 गैशियस प्लस H2 गैशियस प्लस I2 गैशियस गिव्स टू ट्वाइस ऑफ HI गैशियस, ऐसे भी आप अचीव कर सकते हो, या फिर आप इसे रिवर्स डायरेक्शन से भी इक्विलिब्रियम को आप अटेन कर सकते हो, ठीक है। वो आपको समझ आ गया था, हमने ऊपर हेबर्स प्रोसेस और HI के फॉर्मेशन में भी ये चीज़ें देखी थी। अच्छा, फोर्थ पॉइंट कैटलिस्ट का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बताओ ज़रा कैटलिस्ट का क्या रोल रहता होगा इक्विलिब्रियम में। अगर हम देखें कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो रीजेंट्स होते हैं जो आपके रिएक्शन को क्या करते हैं, फास्ट करते हैं। वैसे तो जो कैटलिस्ट होते हैं वो पॉजिटिव कैटलिस्ट भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन हम बात ओनली यहाँ पर पॉजिटिव की करेंगे। तो जो एक कैटलिस्ट होता है उसका काम क्या होता है ये समझ लो। वो रिएक्शन को, रेट मतलब स्पीड, रेट का मतलब होता है स्पीड, वो रेट ऑफ द रिएक्शन या स्पीड ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। मतलब जो रिएक्शन आपकी 1 घंटे में होने वाली है, तो कैटलिस्ट अगर डालोगे तो वही रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, वही रिएक्शन हो सकता है 20-30 मिनट में आपकी कंप्लीट हो जाए। तो जो कैटलिस्ट होते हैं वो आपकी स्पीड को, आपकी रिएक्शन की स्पीड को, रेट को इंक्रीज करते हैं। अब अगर यही काम हम इक्विलिब्रियम में करवाए, ये आपका इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर हमने क्या करा, हमने यहाँ पर ऐड कर दिया कैटलिस्ट, हमने प्रेजेंस दे दी कैटलिस्ट की। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम का, क्या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। कैटलिस्ट जो होता है वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता। ऐसा क्यों है, क्योंकि कैटलिस्ट का काम है स्पीड को इंक्रीज करना। कैटलिस्ट की वजह से जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो भी वो सेम इंक्रीज करेगा, और जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो भी वो उस रेट को इंक्रीज करेगा टू द सेम एक्सटेंट, ठीक है। जितनी स्पीड वो कैटलिस्ट की वजह से, जितनी स्पीड फॉरवर्ड रिएक्शन को मिल रही है, उतनी ही स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन भी आएगी। तो ये तो न्यूट्रल हो गया, जितना आप रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आ रहा है उतना ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आ रहा है। बस यहाँ पर कैटलिस्ट की प्रेजेंस से एक अच्छी बात क्या हो जाएगी कि जो आपका इक्विलिब्रियम है ना वो अटेन हो जाएगा अर्ली, वो जल्दी अटेन हो जाएगा इक्विलिब्रियम आपका, ठीक है, कम टाइम में अटेन हो जाएगा। ये सिर्फ इम्पैक्ट होता है कैटलिस्ट का, बाकी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता कैटलिस्ट से, क्योंकि जो कैटलिस्ट का इफेक्ट है वो बोथ साइड पे होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन में भी और बैकवर्ड रिएक्शन में भी, दोनों साइड पे कैटलिस्ट का इफेक्ट होता है। और साथ ही में जो इक्विलिब्रियम होगा वो जल्दी अटेन हो जाएगा। तो यहाँ पर कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर द स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, बट ड्यू टू इट्स एडिशन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड क्विकली, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, दोनों ही फॉरवर्ड और जो बैकवर्ड रिएक्शंस है वो जल्दी जल्दी हो रही है, तो इक्विलिब्रियम जो स्टेज है वो जल्दी अचीव हो जाता है। एंड कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट। लास्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड ओनली इफ रिएक्शन इज रिवर्सिबल, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। इरिवर्सिबल अगर रिएक्शन हुई तो वहां पर क्या होगा, वहां पर इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता, और या तो होना चाहिए रिवर्सिबल हो रिएक्शन, या फिर नन ऑफ द प्रोडक्ट एस्केप्स आउट और प्रेसिपिटेट्स टू सॉलिड। अब इसमें 2 एग्जाम्पल हम करेंगे, क्लियर हो जाएगा आपको। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका रहेगा, फर्स्ट एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का जब डिकम्पोजिशन होता है, वी नो दैट
CO बनता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो गैस बनती है। अब यहाँ से अगर यहाँ से ये गैस एस्केप होगी, ठीक है, उड़ गई कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप इस रिएक्शन को रिवर्सिबल कैसे करोगे? देखो रिएक्शन रिवर्सिबल तभी होती है ना जब यहाँ से यहाँ जा रहे हो, यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आपस में रिएक्शन देके फिर से पीछे जाए। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप हो रही है, तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट क्या करेगा? कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तो कुछ रिएक्ट ही नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो उड़ गया है। तो ऐसी रिएक्शंस में क्या होगा? इक्विलिब्रियम कभी भी अटेन नहीं होगा, क्योंकि ये कैसी रिएक्शन बन गई? अब ये बन गई आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि आप इसे रिवर्स कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो आपका प्रोडक्ट है, वन ऑफ द प्रोडक्ट है, वो ही एस्केप हो गया है। तो जो आपके प्रोडक्ट्स है उनमें रिएक्शन होती है, तभी वो बैक टू द रिएक्टेंट जाते हैं। अब जब ये ही प्रोडक्ट नहीं रहा तो कैसे आप रिएक्शन को रिवर्स करवाओगे? तो ये रिएक्शन बन जाती है इरिवर्सिबल जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शंस में केमिकल इक्विलिब्रियम कभी भी आप अटेन कर ही नहीं सकते, ठीक है। दूसरा हमने कहा था कि अगर वन ऑफ द प्रोडक्ट एस्केप हो जाए जैसे कहा है, और दूसरा या तो वो सॉलिडिफाई हो जाए या फिर प्रेसिपिटेट हो जाए। प्रेसिपिटेट का क्या मतलब है? कि वो सॉलिड फॉर्म में सेटल हो जाए। इसका एग्जाम्पल करते हैं, AgCl के PPTs है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करता है KCl के साथ, तो AgCl के PPT बनते हैं। क्या बनते हैं? इसके प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, ठीक है। KNO3 यहाँ पर है। अब देखो, अब यहाँ पर AgCl सॉलिडिफाई हो रहा है, यहाँ पर PPT इसके बन रहे हैं। अब ये जो रिवर्स रिएक्शन है ये नहीं हो सकती, ये रिएक्शन भी इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर अब ये तो सॉलिडिफाई हो गया। अब सॉलिड के साथ कैसे KNO3 रिएक्शन देगा? नहीं हो सकती ना रिएक्शन, क्योंकि ये इसने एस्केप कर दिया, इसने अपने आप को प्रेसिपिटेट कर दिया, सॉलिडिफाई कर दिया। अब ये रिवर्स रिएक्शन, ये दोनों रिएक्ट करके वापस नहीं जा सकते। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम इन दोनों ही केसेस में अटेन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया है और इसमें जो AgCl है जिसको रिएक्ट होना था KNO3 के साथ, सो दैट ये दोबारा रिवर्स हो सके, तो ये चीज़ें नहीं हो रही है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो सकता। तो ये कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स थे केमिकल इक्विलिब्रियम के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, और मैं कह सकती हूँ कि इन्हीं से ही ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं, जो हमें लगता है यार ये तो बहुत ईजी था, ये तो स्टेटमेंटल क्वेश्चन था, तो NCERT से ही वो क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो बेशक टाइम लगाओ, लेकिन अच्छे से इन चीज़ों को आप करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, लॉ ऑफ मास सेक्शन भी करेंगे, और साथ में लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम भी हम करेंगे।